अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी उसी से संबंधित प्रश्न है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ष 21 नहीं, ये पहला ही गलत हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था 18 से 40 था। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाता है, बिल्कुल ये है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी, बिल्कुल ये भी था। और पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित बच्चों पर लागू होगी, तो ये तो चौथा देखते, बाकी 2 और 3 तो सही थे, तो बिल्कुल 2 और 3 है, चौथा सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था इसलिए पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। आश्रय बीमा योजना कब लागू हुई? तो 10 अक्टूबर 2001 को। अगला प्रश्न देते हैं, आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ये करती है ग्रामीण क्षेत्रों, बी ऑप्शन सही होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीनों श्रमिकों को। भूमिहीन श्रमिकों को ये कब लागू हुई? आम आदमी बीमा योजना, याद करिए 2 अक्टूबर 2007 को। 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्र में लागू हुई। इसकी सदस्यता परिवार पर रोजगार करने वाले एक सदस्य जिसकी उम्र 18 से 59 साल होनी चाहिए। इसकी पूरी आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये दोबारा प्रश्न आ जाए। पढ़ लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ की गई आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसके लिए? भूमिहीन श्रमिक जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, लो पॉवर्टी लाइन के नीचे। इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का मुखिया अथवा परिवार का रोजगार करने वाला एक सदस्य जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष के मध्य हो, इस योजना के तहत बीमा करवा सकेगा। इस योजना का संचालन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों एवं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के सहयोग से किया जाता है। योजना के तहत देय प्रीमियम 200 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में वहन किया जाता है। योजना में बीमाकृत व्यक्ति को कक्षा 9 से 12 के मध्य पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए 300 रुपये प्रति तिमाही प्रति बच्चा छात्रवृत्ति का प्रावधान भी है। आम आदमी बीमा योजना के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ मिला दिया गया है, जो 1 जून 2017 से प्रभावी है। अगला देखते हैं, अभी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया इसलिए आगे देख सकते हैं। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवारों का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल। बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष क्या नहीं, ये अभी हम लोगों ने देखा था, वो था 18 से 59 साल, मतलब 59। और ये योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 10 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के ये निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है, तो बिल्कुल था, अभी हम लोगों ने देखा था, व्याख्या में पढ़ लिया हम लोगों ने, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, देखिए ये 2011 में प्रश्न पूछा गया और ये वाला कब पूछा गया था, इसका भी देखते हैं। इसका पूछा 2008, इसीलिए कहते हैं हमको घटना चक्र लगा के ही जाना चाहिए किसी भी प्रश्न में, क्योंकि देखा वो हम लोगों ने व्याख्या पढ़ी, उसी व्याख्या से हूबहू क्वेश्चन 2011 प्री में पूछ लिया गया। अगर किसी ने घटना चक्र सॉल्व की होती तो उसको ये प्रश्न जरूर मिलता और उसका सही भी होता, इसलिए हम लोग पूरी घटना चक्र है उसको पूरे सॉल्व करेंगे। आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया, अभी हम लोगों ने देखा था 2 अक्टूबर 2007 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बी, होटल तथा रेस्तुरां
उपरोक्त में से किस इकाई किन इकाइयों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? मतलब कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कौन किसे किसे शामिल किया गया है? जिसमें सभी को शामिल किया गया है। कौन कौन थे? होटल एवं रेस्तरां के लोग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, मोटर परिवहन उद्योग और निजी चिकित्सा संस्थान। इसका हम लोग पढ़ लेते हैं व्याख्या, क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न आते हैं तो पढ़ ही लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा एवं स्व पोषित सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह भारतीय कर्मकारों के लिए है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्ष 1948 में अधिनियम पारित होने के बाद अस्तित्व में आई थी, लेकिन वास्तविक रूप से इसकी शुरुआत 25 फरवरी 1952 से कानपुर एवं दिल्ली में हुई। प्रारंभ में यह योजना फैक्ट्रियों और कंपनियों के कर्मचारियों को ही उपलब्ध थी, किंतु अब ये सभी 10 या 10 से अधिक कर्मकारों वाले उद्योगों स्थापनाओं को कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो ये हुआ था 2008 को। जल्दी देखते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत है और क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ये कब इसके बाद इसे 20 दिसंबर 2008 को अधिसूचित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो ये नहीं है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरक्षण का हाल में अपनाया तरीका नहीं है? इस तरीका नहीं है निपुणता विकास कार्यक्रम, बाकी सब हैं। तो आप चाहें इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह इसमें बी और डी नहीं सही पढ़ते हैं। यह 18 से 50 वर्ष के बीच भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है? नहीं, ये शायद देखते हैं ये किस लोगों के लिए उपलब्ध है। ये उपलब्ध है, इसमें तो दिया ही नहीं, इसकी आयु सीमा ही निर्धारित नहीं है। ये 18 तथा 70 वर्ष के बीच के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। मतलब ये 50 तक नहीं है, 18 से 70 के लिए उपलब्ध है। यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है। इसका हम लोग सीधा व्याख्या पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा बजट 2015-16 में की गई थी, एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। यह योजना 1 वर्ष तक मान्य होती है तथा इसका प्रत्येक 1 वर्ष बाद नवीकरण कराना होता है। इस योजना में मृत्यु अथवा पूर्णतः विकलांग होने के बाद दशा में 2 लाख रुपए, जबकि आंशिक विकलांगता की दशा में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक का व्यक्ति ले सकता है। धारक को 20 रुपए प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी। इस योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है। यह योजना 1 जून 2015 से लागू हुई। यह योजना कब लागू हुई? 1 जून 2015 से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो हम लोग सीधा इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और उसके जो प्रीमियम देना है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 55 रुपये से लेके 200 रुपये प्रति माह दिए जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 436 रुपये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कितना प्रीमियम है? 436। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये और अटल पेंशन योजना में हितधारी लाभार्थी का इच्छा अनुसार कितना है? ये मतलब अटल पेंशन योजना जितने आपकी इच्छा उतने प्रीमियम बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है, उल्लेख कीजिए। ये नहीं है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष, बाकी सभी हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से गलत गलत मिलान को चुनना है। इसमें गलत क्या है? इसमें सभी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अमृत अमृत मतलब अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल एडवेयर फॉर हेल्थ केयर एंड टेली मेडिसिन और हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न, इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें क्या है? इसमें भी सम्मिलित नहीं चुनना है जो गलत हो। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत में पेयजल से संबंधित नहीं है, बाकी सभी है। अमृत योजना शहरों में मूलभूत संरचना सुधार और हृदय योजना विस्तार वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन और उदय विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों को वित्त पोषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य है 2019 तक। ये कब चालू की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? वो था 2020-21 से 2024-25 तक। आप चाहें तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे व्याख्या नहीं पढ़ सकती मैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा रोक के। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो ये संबंधित है 2019 से लेकर 2029 तक। फिर ये प्रश्न दोबारा भी आ सकता है। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति किस अवधि तक है? 2019 से 2029 तक 10 वर्षों के लिए लागू हुई। इसकी व्याख्या है, आप चाहे इसको पढ़ सकते हैं। ये कब लागू हुई? 27 सितंबर 2019 को। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य को चुनना है। ये यूपी बीओ 2019 में आया था। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। बिल्कुल। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिक का हिस्सा है। बिल्कुल, ये दोनों ही था, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान का शुभारंभ किया? वो था स्वच्छता ही सेवा। 2 अक्टूबर 2018 के मध्य नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 15 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? ये करंट से संबंधित है, इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ, ये भी प्रश्न करंट से संबंधित है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। ये भी करंट से संबंधित है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है इसकी व्याख्या से प्रश्न आ सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसलिए 2021 का नाम देखते हैं लोग, 2024-25 का देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल स्कोर के आधार पर शीर्ष 3 स्वच्छ शहर इस प्रकार हैं: अहमदाबाद गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश तथा लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं,
ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता में के मामले में सबसे ऊपर कौन कौन सा राज्य है? इसके अनुसार तो तेलंगाना है, लेकिन ये इसको छोड़ देते हैं क्योंकि करंट से संबंधित हम लोग देखेंगे। हम लोग अगर ऐसे प्रश्न करेंगे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मान लिया प्रश्न आ गया उसमें पेपर में और हम लोगों ने पिछली रिपोर्ट के अनुसार टिक लगा दिया तो वो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे प्रश्न नई रिपोर्ट के अनुसार ही देखने चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। ये दोनों सही है और ए बी की व्याख्या नहीं करता है। सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा चाहे तो। निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? इसका संबंध है गांवों के विकास से, मालिन बस्तियों से, सामुदायिक शौचालय से, नई निम्न आय समूहों के लिए भवन निर्माण नहीं। इसका संबंध देख लेते हैं किससे है। निर्मल भारत अभियान योजना पूर्व में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जानी जाती थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, गांव स्तर तथा स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय के निर्माण से संबंधित है। निर्मल भारत अभियान शौचालय निर्माण से संबंधित है। किससे? शौचालय निर्माण से संबंधित है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौचालय शौच स्वच्छता। अगला प्रश्न देखते हैं। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है। तो ये चलाई गई थी मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मेला ढोने वाले कर्मियों को पुनर्वास के लिए। एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान किससे संबंधित है? मेला ढोने वाले लोगों की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने से। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं। शौचालय क्रांति है। शौचालय क्रांति है प्रत्येक ग्राम निगम में सर्वाधिक निर्धन के लिए बहाव वाले शौचालय उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना। इसकी हम लोग पहले व्याख्या देख लेते हैं। डी होगा। गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। बिल्कुल। केंद्र राज्य योगदान 75% है। बिल्कुल। ए और दोनों सही हैं। केंद्र की 75%, राज्य की 15% और लाभार्थी अंश की 10% हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है। विश्व शौचालय संगठन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या सही ये बताना है। इसका ए आंसर सही होगा। इसमें से केवल दो सही है। वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्यवाही हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये रही इसकी व्याख्या। प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमें 150 क्वेश्चन करने हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए हम इसको पढ़ नहीं सकते। आप चाहें तो इसको वीडियो को रोक के बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्तीय संसाधनों को लागू करता है। बिल्कुल करता है। और तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना अपने जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। बिल्कुल। इसलिए सी सही होगा। 1 और 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित है। उपयुक्त महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं। 262 प्रश्न है। हम लोग 50 तक 15 तक और जल्दी से कर लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। चलिए करते हैं विचार।
ये सही है, केवल एक। तो देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए सभी लोग पात्र हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 19 नवंबर 2007 को। ये आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग जल्दी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल इसका ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस का एक की पर्यायवाची है? तो मानव में विनियोजन दृष्टि। इसका ऑप्शन सी सही होगा, मानव में विनियोजन दृष्टि। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ये था, इसका शुभारंभ 1975 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? तो उसके अंतर्गत नहीं है सामाजिक वानिकी, बाकी इसके अंतर्गत सारे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, बाकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण, भूमि सुधार, ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी देखते हैं। स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका ऑप्शन बी केवल 1 और 3 होगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। ये खनन मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। स्वामित्व योजना किसके दायरे में है? खनन मंत्रालय के अंतर्गत। सी और तीसरा ऑप्शन सही है, CORA का मतलब क्रॉप और ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। तो इसका ऑप्शन बी सही था, 1 और 2। ये आप लोग इसको रोक के इसकी व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखन आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन है बी कि सभी होगा। देखते हैं, इस योजना के क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। और दूसरा ऑप्शन है, इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकरण किया जाता है। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेख को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्रदान किसी भी भाषा में लिपिबद्ध करने की पहल की गई। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 और डी 3 सभी हैं। ये रही इसकी व्याख्या, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट से संबंधित है इसलिए इसको नहीं देखते हैं। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है? तो ये भी नहीं देखते हैं। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है, इसकी विशेषता है अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। ये रही इसका व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी, इससे उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया? तो ये था 2022 तक। अब शायद ये प्रश्न न पूछा जाए। राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था भारत में कच्ची बस्ती मुक्त करना, भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना। अगला प्रश्न है, राजीव आवास योजना का लक्ष्य था भारत को कच्ची बस्तियों से मुक्त करना। इसका ऑप्शन मलिन बस्ती मुक्त करना, बी ऑप्शन होगा। अगला है, केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किया गया? ये किया गया 1963 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 2004 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ये भी नहीं छोड़ देते, इसमें स्टार लगा हुआ है, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? ये उभरा है स्वर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ये रहा इसकी व्याख्या, आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि आज हमको इसको लास्ट ही करना है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 2001 को। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना था, ये कराना था 2010 तक।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग सर्व शिक्षा अभियान के तहत नामांकन के लिए पात्र था? वो था 6 से 14 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीनतम केंद्रीय बजट 2006-7 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए करोड़, इसको भी नहीं देखते हैं क्योंकि करंट से संबंधित था। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है, ये है महिला साक्षरता पर। ये कब आया? सितंबर 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चियों को अधिकार के उनके निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधित लिए गए निर्णयों के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से कितने % व्यय पर भार वहन करेगी? ये करेगी 68%। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट ही था, चलो ये हम 1 घंटे से पहले हम लोगों ने पूरा समाप्त कर लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? इसका कार्यक्रम नहीं है लुक ईस्ट नीति। ये रहा, ये है इसकी व्याख्या, आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2095 में मध्यवाहन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकीकरण हेतु। ये 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। मध्याह्न योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो ये किया गया था 2021 को। तो आज हम लोगों ने पूरे प्रश्न देखा आप लोगों ने कितने प्रश्न पूछे गए। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और आपको कोई किसी टॉपिक पर या और कोई बुक को सॉल्व कराना हो बिल्कुल बताइएगा। मुझे लगता है हम लोग अगला जो है भूगोल की एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगे।